हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आपको पता है कि हम केवीएस पीआरटी के लिए ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 20 टेस्ट जो है एवरी सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। और इसके पहले हमने हिंदी को पूरा कर लिया है और अब हम जो है ईवीएस केवीएस के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का सेट है आपका सेट के, ठीक है ना। और ये 11वां सेट रहेगा हमारी सीरीज का। तो अगर इसके पहले के आपने नहीं देखे हो तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जो आपके काम है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको इन वीडियोज में देते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के काम आ सकती है। और ये आप बुक देख पा रहे होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसमें जो 20 टेस्ट दिए गए हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको बुक के रूप में मंगाना है, यानी कि आप इसकी हार्ड कॉपी भी चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी वहाँ से दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम ही अमाउंट में जो है बुक है, क्योंकि इसमें 600 के समथिंग जो है पेज दिए गए हैं। ठीक है, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब लिख के आता है, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है 131वां हमारा प्रश्न होता है कि हमारे देश में फसलों की खेती के लिए जंगलों के बड़े पेच को मंजूरी दे दी जा रही है। इस तरह के एक अभ्यास के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण क्या हो सकते हैं, बताइए। बेसिकली पेच का मतलब है कि यहाँ के जंगलों को क्या काट सकते हैं या उन्हें समाप्त करने का जो है मंजूरी दे दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का संरक्षण होगा, मिट्टी प्रदूषित होगी, या मिट्टी प्रजनन क्षमता जो है बढ़ेगी। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। तो सबसे पहला जो कारण है मिट्टी का कटाव, यानी कि सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं। देखिए, संरक्षण तो होगा नहीं, प्रदूषण भी वो बात अलग है बात की, लेकिन जो हमारे हिसाब से रीजन है वो है मिट्टी का कटाव। ठीक है, मान लीजिए क्या हुआ कि आप मान लेते हैं एक जंगल है और ये यहाँ पर कुछ जो है पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, इन पेड़ों को नष्ट कर दिया, यहाँ से काट दिया या अलग कर दिया कुछ भी, तो ये जमीन हो गई समतल। अब क्या है कि यहाँ पर जो है मिट्टी है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की पकड़ जो है वो नहीं बचेगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और इससे क्या होगा, आपकी जो जमीन की क्षमता है वो कम होती जाती है। ठीक है ना, तो सॉइल इरोजन जो है इसका मुख्य रीजन होता है। ठीक है, चलिए 132 प्रश्न है कि ऊपरी मृदा, यानी कि जो ऊपर की मृदा होती है, टॉप सॉइल में निम्नलिखित में से विद्यमान होता है। क्या होता है, केवल ह्यूमस तथा सजीव, दूसरा है केवल ह्यूमस तथा मृदा कणिकाएं, तीसरा है ह्यूमस सजीव तथा पादप, और चौथा दिया है ह्यूमस सजीव तथा मृदा कणिकाएं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है कि जो आपकी टॉप सॉइल होती है, यानी कि जो ऊपरी मृदा होती है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे खनिज होते हैं जो मिट्टी के लिए पोषक तत्व या प्रोटीन का काम करते हैं। सजीव भी पाए जाते हैं, आपने देखा हो, जीव पाए जाते हैं कुछ, और मृदा कणिकाएं। आपने एक मिट्टी उठाकर देखिए, आप कभी जमीन से निकालेंगे तो उसमें कुछ आपको रूट्स टाइप की दिखेंगी, वो क्या होती हैं, मृदा कणिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एड्स नहीं फैलता है, लैंगिक संसर्ग से, ठीक है ना, गले मिलने से, स्तनपान से, या रक्ताधान से। बताइए किससे जो है एड्स नहीं फैलता है। तो देखिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बिल्कुल जो है एचआईवी का एक रीजन होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आपका स्तनपान, यदि कोई माता है वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो अगर वो बच्चे को स्तनपान करा रही है तो किसी ना किसी तरीके से जो उसमें ये खतरा रहता है कि एड्स उसमें ना चला जाए। और रक्ताधान यानी कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एचआईवी वाले का आपने ब्लड ले लिया है तो आपको भी एचआईवी, यानी कि जो ह्यूमन रिसीवर है उसको ये एचआईवी हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन गले मिलने से जो है किसी भी प्रकार का जो है एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। ठीक है ना, एड्स दिवस कब मनाते हैं हम, 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एचआईवी का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 134वां की बायोगैस का मुख्य अवयव जो है क्या है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो देखिए बात आती है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, बेसिकली एक बैक्टीरिया जिसमें हम जैविक कचरा लेते हैं, कुछ जैसे हम अपनी देसी भाषा में हम कह सकते हैं, हमने गोबर गैस का नाम सुना होगा। ये पूरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ये बायोगैस बनाई जाती है, और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है ना, आपने कभी इसकी स्मेल भी अगर आप महसूस करेंगे तो बिल्कुल मीथेन जैसी आती है।
चलिए, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, 135 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। यानी कि आपको 4 दिए गए हैं तो कौन सा जो है आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ, और दिया है मेढक, सांप, चील, घास या टिड्डा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका आहार श्रृंखला बनाएंगे। तो देखिए, इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो दूसरी है, दूसरा कौन सा होगा, प्लवक वाला आहार श्रृंखला नहीं है। ठीक है, नहीं होता है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इसमें नहीं पूछा है तो दूसरी वाली नहीं होगी और तीसरी वाली। ठीक है, दूसरी और तीसरी नहीं होगी। वैसे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कहीं घास है, ठीक ना, तो घास को कौन खा जाएगा, खरगोश ने खा लिया। ठीक है, खरगोश के बाद कौन खा गया, खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को खाएगा आपका भेड़िया। ठीक है ना, और भेड़ियों को खा जाएगा शेर। तो ये पूरा बन गया, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, और अब कौन बचा, चौथा बचा। चौथे में क्या होगा, चौथे में जैसे घास, घास को खा जाएगा आपका टिड्डा। ठीक है, टिड्डे को खा जाएगा मेढक, और मेढक को खा जाएगा सांप, और सांप को खा जाएगा चील। ठीक है, ये भी बन गया। लेकिन अब देखिए क्या, मान लीजिए घास, देखिए तीसरे में देखिए घास, तो क्या भेड़िया घास खाता है, नहीं खाता। सांप घास खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, और बाघ भी नहीं खाएगा, तो ये नहीं बनेगी। इसके बाद देखिए कौन सा है दूसरा, बिलवक, मानव। देखिए, मानव, मछली, टिड्डा। मानव मान लो मछली को खा जाएगा, लेकिन ठीक है, टिड्डा, टिड्डा क्या खाएगा, पिलवक तो खाता नहीं है, तो ये भी नहीं बनना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाएगा तीसरा की जो दूसरा और जो तीसरा है ये जो है आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए 136वां प्रश्न है, कथन गलत चुनिए। जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा दिया है, दीर्घोपयोगी संपोषित विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता है। और चौथा दिया है, दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक आयोजित और स्थायी विकास होता है। तो बताइए, आपको गलत कथन बताना है, तो गलत कौन सा होगा, गलत है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 कि जो दीर्घ उपयोगी संशोधित विकास है वो पर्णधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता। देखिए, जो हम अगर आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएं, SDG आपने सुना होगा नाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो आपके 17 हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जो है जरूरतों को, हमारे जो है दृष्टिकोण का सबका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस प्रश्न में दिया गया है। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी जो अन्य दिए गए हैं वो बिल्कुल सही कथन है। चलिए, 137वां प्रश्न है कि जैव मंडल भंडार का आंतरिक क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और मानव हस्तक्षेप से पूरी तरह से निर्विवाद है। ठीक है, नहीं वहां मानव हस्तक्षेप नहीं होगा, उसे क्या कहा जाता है, संक्रमण क्षेत्र, कोर जोन, बफर जोन या प्रतिबंधित क्षेत्र। बताइए क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका कोर जोन। हमने जैव मंडल आभार में आपको बताया, एक ये आपका कोर जोन, एक ये और एक ये आपका कोर एरिया होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ये बफर, इसमें थोड़ा बहुत कुछ होता है लेकिन एक सीमित दायरे में। और ये होता है आपका संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर जो है सारी रेल, फैक्ट्री लगा सकते हैं आप, कई प्रकार की चीजें आप यहाँ पर अलाउ होती हैं। ठीक है, चलिए 137 तक हो गया, 138 की तरफ बढ़ेंगे। 138 प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला है। यानी कि जो सबसे ज्यादा शहरी आबादी है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है या आपकी यूपी में। देखिए इसका जो उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आपकी सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है निवास करती है। यहीं पर अगर हम ग्रामीण कर दें तो कहाँ हो जाए, ग्रामीण में आपका यूपी जो है आ जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना कौन सी थी, याद रखिएगा, हर बार आपको बताते हैं 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं लिंगानुपात जो है 943/1000। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो है 943, सॉरी यहाँ पर है 943 महिलाएं थीं। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 जुलाई, 8 अक्टूबर, 11 जुलाई या 3 अक्टूबर। विश्व जनसंख्या दिवस हमने आपको बताया एक नर एक मादा मिलकर बनाएंगे क्या जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा आपका
जनसंख्या दिवस, जो आपका हो जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, ट्रिक भी आपको बता दिए, इससे भी कम से कम आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो लाइक करिएगा। माउंटेन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी शिक्षा और ज्ञान साझा केंद्र कौन सा है? UNEMP, ICIMOD या SAIMOD या SAEPM? तो बताइए इसका उत्तर क्या है 140 का। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 ICIMOD, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है ना, द्वारा बताएं, आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कब बना? 1983 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका मुख्यालय? तो वो इसका जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए 141वां प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था बताइए ये। तो देखिए इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि जो वन भूमि है उसको वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए होने वाले अंधाधुंध परिवर्तनों को विनियमित करना। यानी कि देखा होगा कई जगह जो है आवारा भूमि पड़ी है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, भले ही वो सरकारी हो, लोग उसे अपनी समझकर वहां पर कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, खेती करने लगते हैं। तो उसके लिए एक ये जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया था। तो ये जो है 25 अक्टूबर 1980 को पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। ठीक है, चलिए 142वां प्रश्न है कि भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार और लॉन्च की थी? वायु महालनोबिस, CM रंगाराजन, DP धार या आप बताइए जो है RS गज्जिल। बताइए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है DP धर। DP धर कौन थे? बेसिकली इनका पूरा नाम था दुर्गा प्रसाद धर या धार भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए ये थी आपकी 1974 से लेके जो है 1900 कितना 78 तक। ठीक है ना, 4 वर्ष तक ही चली थी क्योंकि इसमें काफ़ी जो है समस्याएं आई थी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था मुख्य रूप से वो था गरीबी हटाओ। ठीक है ना, गरीबी हटाओ। लेकिन आपको जहाँ गरीबी हटाओ केवल मिले तो वहीं आप इस विकल्प को लगाएं, अन्यथा विकल्प आपका परिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है ना, और इस समय PM कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी PM थी। ठीक है ना, और राष्ट्रपति, और इतना याद रखना है। और इसके बाद रखना है आपको याद कि इन्होंने इस्तीफा भी दिया था। ठीक है ना, इंदिरा जी ने। उसके बाद जो सरकार बनी थी जनता दल पार्टी की, जिसके PM बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, CSD का पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉलेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और चौथा है कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताइए, तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 143 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कब? 1992 में ये जो है बना था। और इसका मुख्य जो है लक्ष्य क्या रहता है? जैसे SDG आपके 17 हैं उनको प्राप्त करवाना, उसका मुख्य लक्ष्य है CSD। ठीक है ना, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। अगर आप हमारे पुराने वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा और आप इन चारों जगह के जो है नेशनल पार्क बिल्कुल उंगलियों पर बता देंगे। तो इसका जो उत्तर है बताइए क्या है? वो तो है आपका केरल। जो पेरियार है वो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कि इसके साथ ही आपके केरल के साइलेंट वैली हो गया, एराविकुलम, मथिकट्टन 16, पंबादम 16, अनुमुदी 16, ये सब जो है केरल में पड़ते हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन से? जैसे आपके कर्नाटक के हमने आपको बताया आंसी जो है नेशनल पार्क, बनेरघट्टा कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बनेरघट्टा, मोस्ट इंपोर्टेंट बांदीपुर, नॉट बांधवगढ़, ये है बांदीपुर। ठीक है, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? देखिए तमिलनाडु में भी काफ़ी इंपोर्टेंट हैं, जो आपके ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछे जाते हों। तमिलनाडु में जैसे हो गया आपका, हमने पहली बार बताया मुकुर्थी हो गया। ठीक है ना, मुकुर्थी की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, याद रखिएगा ये नाम थोड़े अलग से हैं। ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी समुद्री, ठीक है ना, नेशनल पार्क है ये। इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, ये सारे जो हैं आपके तमिलनाडु। बात करें किसकी, आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में जो है वैसे आपके कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जितने भी हैं वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे पापीकोंडा, पापीकोंडा का आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इसके बाद है श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, ठीक है ना, तिरुपति। चलिए, ये थे नेशनल पार्क के प्रश्न। 145वां प्रश्न है, किस सामाजिक सुधारक ने जो है आर्य समाज के नाम से जाने जाने वाले सुधार संगठन की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के बारे में बताना है किसने इसकी स्थापना की थी। तो ये की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी, 1875 में की थी, चिरगांव मुंबई में, ठीक है ना। बात करें राजा राम मोहन राय जी की, तो इन्होंने की थी आपके ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये विधवा पुनर्विवाह से इनका काफी जो संबंध रहा है। और वीर सेलिंग पंतलू, ये जो तमिल क्षेत्रों में इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ विधवा पुनर्विवाह में सहयोग किया था। चलिए, 146वां प्रश्न है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा जो है सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर, पासीघाट, मनाली ले या शिलोंग सिलचर। तो देखिए, जो है भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो है मनाली ले, और ये लगभग जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पड़ता है। और ये हिमाचल प्रदेश के मनाली को कहाँ से जोड़ता है, ले से जोड़ता है। चलिए, 147वां प्रश्न है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण कौन सी नहीं है। नहीं पूछा गया है। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुरक्षित करना। बताइए, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है और क्या आप ये कर सकते हैं, बताइए। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र बनाएं। तीसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें। और चौथा दिया है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। तो देखिए, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये गलत चीज कही है। इसके लिए आप जो है वनस्पति आवरण को कम करेंगे तो और ज्यादा जो है भूस्खलन आएगा, पहाड़ गिरेंगे, क्योंकि वो उनकी पकड़ नहीं रहेगी पेड़ों से, ठीक है। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। चलिए, 148वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। तांबे को, कोयले को, सोने को या पेट्रोलियम को। देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कोयला मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है वो है क्या, आपका ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम जो है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है, पोखरण नहीं है, कल्पक्कम नहीं है, तारापुर नहीं है या नरौरा। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो उत्तर है पोखरण। पोखरण आपका कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ये बेसिकली जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट है जो इंडिया ने किया था। कल्पक्कम की बात करें तो कल्पक्कम ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है ना। नरौरा आपका यूपी में पड़ता है, और तारापुर जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। चीजें याद रखिएगा, आसान है। 150वां लास्टवा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरी कृषि को यानी कि मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मिल्पा इसे जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, इसे हम बेसिकली झूम कल्टीवेशन या झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि आपने एक फसल उगाई और कुछ गैप उसको काटा, और फिर एक गैप के लिए मतलब एक टाइम पीरियड के लिए उसको जमीन को छोड़ के आप जो है सेकंड जमीन पर खेती करने चले जाते हैं, ठीक है ना। जब तक ये क्या होती है, थोड़ी उपजाऊ होती है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जो है ये आपका कहा जाता है मैक्सिको। मैक्सिको में जो है इसके लिए मिल्पा कहा जाता है। तो ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे तो बताइए, बुरे लगे तो बताइए। सुधार क्या हो सकता है ये भी बताया करें। और वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी करवाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।